तो सारे क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन तो मुझसे पूछा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, टीचिंग में क्यों गए, टीचिंग में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। 2 पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन ये है, कुछ बच्चों का सिविल सर्विस के बारे में, कुछ का मोटिवेशन के बारे में। सो दीज आर द 3 ब्रॉड टॉपिक्स विच यू वांट टू अंडरस्टैंड विद मी। मैं आपको एक कहानी से बात शुरू करता हूँ, एक स्टोरी से बात शुरू करता हूँ, रियल स्टोरी। स्टोरी से इसलिए कि स्टोरी से बात समझ में ज़्यादा आती है। और एज ए पेरेंट, मेरा एक बेटा है 17 का होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं, हो गया है, 3 दिन पहले हो गया है, अब ये भी हुआ है। तो 17 की उम्र आप जानते हैं सबसे खतरनाक होती है। आप लोग भी लगभग उसके आसपास होंगे या अभी भी उससे निकले होंगे। मोस्ट डिफिकल्ट एज इज जस्ट 16, 18, 19। इस उम्र में आपके हार्मोन्स इतना ज़्यादा जंप करते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको अपने दोस्तों से बात करके इतना सुकून मिलता है। पेरेंट्स दुश्मन नज़र आते हैं इस उम्र में। पेरेंट्स कोई अच्छी बात भी कहें तो लगता है कि ये क्यों मनहूस लोग हमारे घर में रहते हैं, क्यों ऐसी खराब खराब बात बोलते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर आउटडेटेड पीपल, ऐसा मन में भाव आता है। सबको आता है, आपको आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, आज से 30 साल के बाद आपके बच्चों को भी आएगा आपके बारे में, एकदम उतनी ही इंटेंसिटी से आएगा जितना आपको आता है। जितना आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, आपके बच्चे आपके बारे में यही सोचेंगे 30 साल बाद। ये एकदम इटर्नल ट्रुथ है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। सो दिस इज ए नॉर्मल थिंग। आप लोगों की एज में जो सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है, जैसे मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, तो मैं तो एक बहुत ही खराब पेरेंट हूँ। खराब पेरेंट का मतलब मैं कभी कहता ही नहीं कि पढ़ो, कभी कहता ही नहीं कि टॉप करो, मैं कभी नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहो, काफ़ी है। बस इतनी साउंड प्रिपरेशन मत करना कि मैं 8वीं क्लास 2 बार में करूँगा, ऐसा मत करना, एक ही बार में कर लो। और मैं कभी परसेंटेज पूछूंगा नहीं आपसे, मैं पूछता भी नहीं, हालांकि वो बता देता है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है नहीं। वट एवर परसेंटेज ही गेट्स। एंड वी ऑल्सो हैव ए डॉटर, आई मीन आई एम नॉट द बायोलॉजिकल फादर, शी इज़ ए रिलेटिव्स डॉटर, सो शी लिव्स विद अस। हम दोनों बच्चों से बोलते हैं कि हम कभी नहीं पूछेंगे परसेंटेज क्या है, ना हम पूछते हैं, ना हमारा इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट केवल इस बात में है कि वो बेहतर ह्यूमन बींग्स बन जाए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से देखा है। और मैं एक बहुत ही ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, बहुत बदमाश, शरारती, कम पढ़ने वाला। पर दिमाग इतना था कि 10 दिन 20 दिन पढ़ के अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो मेरा दिमाग कहता था कि जो काम 10 दिन का उसके लिए साल क्यों खराब करूं। तो जब 10 दिन में हो ही जाता है तो 10 दिन खराब करेंगे उसमें। और दूसरी बात, ओवर द ईयर्स मैंने ये सीखी है कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उसमें से बहुत कम जिंदगी में काम आता है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, मेरी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आई। मैं कभी थीटा वीटा लगा ही नहीं पाता कहीं पर भी, आज तक यूज़ नहीं किया मैंने थीटा, कहाँ थी यूज़ करूँ, काम ही नहीं आया। मैंने दुनिया भर के नक्शे रटे थे स्कूल में, कहीं काम नहीं आए। जब किसी देश में घूमने जाता हूँ वहाँ का नक्शा देख लेता हूँ और बचपन वाला याद भी नहीं आता, फिर से देखना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो मैंने फील किया कि ज़्यादातर चीज़ें जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जो नॉलेज है वो ज़िंदगी में बहुत काम नहीं आती। जो काम आता है वो और चीज़ें, मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा आपसे। लेकिन मेरी चिंता एज ए पेरेंट, और क्योंकि आप बच्चे उसी उम्र में हैं, मैं लगभग 50 साल का हूँ, तो आप मेरे लिए लगभग उसी रोल में हैं कि आप मेरे बच्चे जैसे हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स से बड़ी नफरत करते हैं, दूसरों के पेरेंट्स की सुन लेते हैं बात। तो आप मेरी बात सुन लेंगे, अपने घर में नहीं सुनेंगे। जैसे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, वो शायद यहाँ सीएम साहब की बात सुन लेगा। तो दूसरों की बात सुनना आसान होता है, अपने पेरेंट्स की बात सुनना मुश्किल होता है। तो आप सुन रहे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। तो जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ एक रियल कहानी है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूँ, नाम, जगह, वो सब बदल देता हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो। सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूँ,
बचपन से जानता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूज़िक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूज़िक के उस्ताद थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक, हर चीज़ में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया। और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था, बीइंग इनटू म्यूजिक। आई वाज इन डिबेटिंग, ही वाज इनटू म्यूजिक। और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था। जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय। अब तो बच्चे जिंदगी भर दोस्त रहते हैं। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या डिवास्टेटिंग बात बताई। तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बातों बातों में उसका जिक्र भी आया। तो मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वो जेल में है, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। मैंने कहा जेल में क्यों है? बोले सच में नहीं पता। मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे। बोले वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई। बैड कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है, वही वाली। तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, एक सामान्य बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात है ना, थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है, उसके साथ ऐसा हुआ। उस सब प्रोसेस में उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एडिक्शन ऐसी चीज है कि उसमें वन वे रास्ता होता है, टू वे नहीं होता है। आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। मतलब 1000 लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतने मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई हैव सीन मैनी सच केसेस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर्स हैं, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने के, नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं। उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था। तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ। अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहाँ अब ड्रग्स तो बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है। अब वो घर से ज़्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे। उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा। तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहाँ भी वो कुछ कुछ करता रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो। और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया। भाई आप पेरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से 30 साल बाद, जब आपके बच्चे इस एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय। नानी मरना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक झगड़ा हुआ, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज़्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर। उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए। एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा। और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी, या 19 के आसपास रहा होगा। उसके बाद वो जेल गया। मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ।
फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ। एंड एक दो क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, ये मत करना। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, राह शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहाँ चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उस एक गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको लग रहा होगा कि ये तो पापा जैसा है, प्रीच कर रहा है हमें, पापा डोंट प्रीच वाला भाव मन में आ रहा होगा आप लोगों के, पर मेरा काम ही ये है, मैं क्या करूं। मुझे जितनी चिंता अपने बच्चे की उतनी आपकी चिंता है, तो मैं तो बोलूँगा। आप मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन ईश्वर ना करे कुछ गलती हुई तो बाद में आप इस बात को याद ज़रूर करेंगे कि किसी ने समझाया था हाथ जोड़कर, और हम उसके बाद भी नहीं समझे थे। कुछ भी करना, उस रास्ते पर मत जाना। और इस रास्ते पर लोग क्यों जाते हैं? इसकी जो साइकोलॉजी में सबसे बड़ा रीज़न है, उसको पीयर ग्रुप प्रेशर कहते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब है आपके दोस्तों का ग्रुप, गैंग, जिसको गैंग कहते हैं। जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी स्टडी करती है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसमें माना गया है कि ये जो एज है, टीन एज, ये गैंग एज है। गैंग एज का मतलब 3-4 दोस्तों का ग्रुप होता है, वो गैंग की तरह से ऑपरेट करता है। एकदम सीक्रेट्स रहते हैं उस ग्रुप में, आपस में बातें करते हैं, जैसी कोई आसपास से निकलता चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके पास कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दुनिया की ऐसी है जो मोसाद और रॉ और इन्हीं सब के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। जबकि वो जो बात कर रहे होते हैं उनके पेरेंट्स वो बात 30 साल पहले कर चुके हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता, वो सब बातें करके ही बड़े हुए हैं। पेरेंट्स भी तो बने ही है ना भाई, ऐसा थोड़ा ना, उन्होंने तो जिंदगी देखी है। और उनको लगता है कि वो कुछ खास ऐसा जानते हैं। एक दूसरे पर ऐसा भरोसा, पेरेंट्स पर ऐसा अविश्वास, ऐसा उनको खारिज करने की टेंडेंसी, नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं है, इस उम्र में सामान्य बात है। पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो बच्चा होता है 1-2 साल तक का, उस पर सबसे ज़्यादा असर उसकी माँ का होता है, क्योंकि माँ उसके लिए पूरा संसार है। उस बच्चे की 2 ही ज़रूरतें हैं कि जब वो गीला हो तो वो पहुँच दे, जब भूख लगे कुछ खाना खिला दे। शुरू के 6 महीने इन दोनों ज़रूरतों को जनरली उसकी माँ ही पूरा करती है। तो उसको धीरे धीरे लगता है कि जो माँ है ना, यही मेरा सब कुछ है, और माँ की हर बात को फॉलो करता है वो। 6 महीने के बाद थोड़ा सा बाहर का खाना, घर के बाकी मेंबर्स का असर पड़ने लगता है। 2 साल के बाद जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, 2 या 3 साल के बाद, तो आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल में टीचर्स आमतौर पे महिलाएं होती हैं, विमेन होती हैं, मेल्स नहीं होते हैं। उसके 2 रीज़न है। एक तो मेल्स में इतनी पेशेंस होती नहीं आमतौर पे। अपना ही बच्चा हो तो 2 मिनट के लिए चिकोटी काटना, प्यार करना ठीक है, 2 मिनट के बाद नहीं झेल पाते वो। और बच्चा अगर रोने लगे, उनके चश्मा उतार के मारे, थप्पड़ मार दे, मूंछ खींच ले, इरिटेट हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद तो बच्चा पिटता ही पिटता है अपने बाप के हाथों। इसलिए बच्चे भी बाप के पास कम जाना पसंद करते हैं, जाते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर भाग आते हैं वहाँ से। इनको पता है कि ये जो ब्रेक इवन होने वाला टाइम आ गया है, अब इस टाइम पर निकल जाना चाहिए। मदर्स में बायोलॉजिकली भी और कल्चरली, सोशली भी ये वैल्यू ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि वो झेल लेती हैं उस बच्चे की परेशानियों को। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल है बच्चे को पालना। इससे मुश्किल कोई काम नहीं है।
छठी का दूध याद दिला देते हैं बच्चे। बच्चे को पालने से मुश्किल दुनिया का कोई काम नहीं है, और वो काम जनरली हमारे घरों में मदर्स करती है जिनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता, जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम घर के अंदर वो कर रही हैं। इस बात की बहुत वैल्यू है। कई जगह पेरेंट्स मतलब फादर्स भी कर रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन जनरली दुनिया में ज़्यादा ये काम अभी तक महिलाओं के हाथ में जाता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद आप देखेंगे जो लेडी टीचर होती है, जिसको बच्चा प्यार से मैम कहता है, मैम, ऐसे बच्चे के लिए मैम दूसरा भगवान होता है मम्मी के बाद। कुछ समय के बाद भगवान नंबर 1 मैम हो जाती है, भगवान नंबर 2 मम्मी हो जाती है। और अगर मैम ने कुछ कहा है और मम्मी कह रही गलत है, तो बच्चा घूर के देखता है कि तुम बताओगी मुझे, वो भगवान है वो तो मेरी। तो बच्चे को मैम पे भगवान जैसा भरोसा होता है। फिर जब वो बड़ा होने लगता है 10, 11, 12, 13 साल का, 13 किए जाते जाते बच्चों में जो बायोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, पशुपेश में होते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारी ज़िंदगी चेंज हो रही है अचानक, उनको ऐसा लगने लगता है। उस उम्र के जो हार्मोन्स हैं वो उनको पेरेंट्स से दूर करते हैं, क्योंकि उनको जिस तरह की आज़ादी चाहिए, पेरेंट जानते हैं कि ये उम्र सही नहीं है, तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, फ़ोन का यूज़ कम करो, इंटरनेट कम करो, तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है, तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है, अच्छे दोस्त रखो, ये करो, वो सब करते हैं। उनकी मजबूरी है, उनको पता है कि ये उम्र फिसलने वाली है। और बच्चों को लगता है कि मैं जहाँ जहाँ आज़ादी चाहता हूँ, यही 2 लोग मेरे दुश्मन हैं, पता नहीं ये डिज़र्व नहीं करते मुझे, दे डोंट डिज़र्व ए चाइल्ड लाइक मी। फिर वो पेरेंट्स से झूठ बोलना, छिपाना, हर बच्चा उस उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देता है। कुछ बहुत प्यारे मासूम बच्चों को छोड़ दूं मैं 1-2%, बाकी सब थोड़ा बहुत झूठ तो बोल लेते हैं। कुछ ज़्यादा शातिर हो जाते हैं, इतना खतरनाक झूठ बोलते हैं, लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लेंगे तो भी नहीं पकड़ में आएंगे, इतना अच्छा झूठ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया दोस्तों से सब करके। और ये जो उम्र है 13 से 19, जो गैंग एज है, ये जो दोस्त हैं, इनका असर इतना ज़्यादा होता है। और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हर गैंग में 4-5 लोग होते हैं, उनमें से एक मुखिया होता है, उनका गैंग का नेता होता है, जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, असर्टिव है, वो फैसले करता है सबके लिए। आपने डिसीजन मेकिंग का सवाल पूछा, इसी पे सो समझेंगे। उसने कहा कि चलो सब फिल्म देख के आएंगे, तो बाकी 4 फॉलोवर्स होते हैं, वो चलते हैं, जी जी चलो 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 चलो। इन सबका सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल अलग अलग है। जो नेता है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा देता है। वो ये मान के चलता है कि मैं राजा हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। और जो बाकी 4 भेड़ बकरियाँ हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, असर्टिव नहीं हैं, सबमिसिव हैं, दब्बू हैं, डरपोक हैं, वो बेचारे उसकी बात को फॉलो करते हैं। और ये जो 4 हैं ना, इन पे खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नेता है वो पहले से बिगड़ा हुआ है, वो हैबिचुअल है कई चीज़ों का, और वो इन 4 को बोलता है आज हम सब ड्रग्स ट्राई करेंगे। पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। अब इन 4 में से एक के मन में है कि ना करूं, मम्मी ने उसको 1000 बार समझाएगी बेटा ये मत करना, वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, घबराहट हो रही है उसको। बड़ी मुश्किल से मिमियाते हुए एक वाक्य उसने बोला, मिमियाना मतलब बिल्ली की तरह से बोलना, कैट की तरह से बोलना। उसने कहा यार मम्मी ने कहा था ठीक नहीं होता है। अब उसके बाद जोर से ठाका मार गया, ये देखो मम्मी का बच्चा, ये देखो मम्मी का बच्चा, इसको दूध पिलाओ इसको, बच्चा है, ये तो बड़ा ही नहीं हुआ, ये तो मर्द ही नहीं बना अब तक। हम तो मर्द हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो ग्रोन अप हैं। इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम है कि डर जाएगा, एकदम घबरा जाएगा। 3 लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, आजा 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 आजा, अरे कुछ नहीं होता, कर ले ट्राई, हम भी तो कर रहे हैं, कर ले ट्राई। और इसी प्रेशर में ये बच्चा पहली बार ऐसी गलती करेगा। और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता एक तरफा है, वापसी का रास्ता नहीं। इस प्रेशर को बोलते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर।
दोस्तों का प्रेशर,